गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देख लेते हैं एक बार ये एमडीज एग्रीमेंट। कल डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, एक बार आप ड्राफ्ट देख लीजिए कैसे क्या 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 कंटेंट है इसका। हाँ, सो एमडी एग्रीमेंट सबसे पहले बनेगा किसके बीच में? बिटवीन टू पार्टीज, है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब कंपनी और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना। सो आप इस अग्रीमेंट के थ्रू एमडी को अपॉइंट कर रहे हैं और ये अग्रीमेंट हम लोग कब बनाते हैं? दिस इज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। सो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया और उसके बाद हम लोग ये अग्रीमेंट बना रहे हैं। अच्छा, डेट ऑफ अग्रीमेंट यूजुअली जो आपकी डेट ऑफ एजीएम होती है वही होती है। स्टैम्प पेपर मतलब कि उस दिन का हम लोग खरीद के रखते हैं। हो सकता है आप एग्जीक्यूट बाद में करें, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो कब से होता है? आपके डेट ऑफ एजीएम से, मतलब सॉरी डेट ऑफ जनरल मीटिंग से। तो आप कोशिश करते हो कि उसी दिन का अगर स्टैम्प पेपर हो तो वो बेटर रहता है। और ये एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे बनता है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग 500 के स्टैम्प पेपर पे बनाते हैं एग्रीमेंट सारे। चलिए एक बार देख लेना ज़रा कैसे बना लिया ना हम लोगों ने ड्राफ्ट। तो सब लोगों ने बना लिया ना? नहीं बनाया ना? डूड है, एग्जाम चल रही तेरी? अच्छा अच्छा, चलो ठीक। चलो देखो, सो ये दोनों पार्टीज, पहली फर्स्ट पार्टी आपकी कंपनी है, सेकंड पार्टी आपका इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जिसको आपने एमडी अपॉइंट किया है ना। अच्छा, फिर ये बैकग्राउंड बताया हुआ है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी मीटिंग में बेसिकली एमडी को अपॉइंट किया था, वो आपने पहले लिख दिया। अच्छा, दूसरा शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में एमडी को अपॉइंट किया विद इफेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, है ना। और ठीक है, वो बाद में एमडी ने अपना कंसेंट दे दिया एंड दैट इज़ वाई यू आर ड्राइंग दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट। सो ये रिसाइडल्स का फॉर्मेट आपका ना। बॉडी का आप देखते हैं। अच्छा, अब आपने शायद मेरे ख्याल से अपॉइंटमेंट लिखा है ना सबसे पहले, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लिखा है ना। तो उसमें सेम आप जो रिसाइडल्स में आपने लिखा हुआ दोनों चीज़ अपने को फिर से लिखनी है ना, कि बोर्ड ने उसको किस पर्टिकुलर डेट पर अपॉइंट किया और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने उसको किस पर्टिकुलर डेट पर अपॉइंट किया। तो फर्स्ट आपने वो लिखा हुआ है। सेकंड क्या, टर्म ही लिखा है आपने, है ना। सो टर्म कितना, 5 साल के लिए आपने उसको अपॉइंट किया। ड्यूरिंग दिस टर्म ही इज़ नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अच्छा हाँ, ये एमडी को आप वापस से रीअपॉइंट करते हो, है ना। तो रीअपॉइंटमेंट कितने सालों का होता है? मैक्सिमम 5 years। जितने के अपॉइंटमेंट के रूल्स है वैसे ही रीअपॉइंटमेंट के रूल्स है, वो भी कितने साल के लिए कर सकते हो? 5 years के लिए कर सकते हो। अब जैसे आप ऐसा समझना कि सपोज आपने उसको अपॉइंट किया ऑन 1 जुलाई 2019, ठीक है। मतलब इसका टर्म कब तक हो गया? हिज टर्म इज अप टू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 30 जून 2024, है ना। ये उसका टर्म हो गया, बराबर है। अब मान लीजिए 2024 की ये एजीएम में आपने इसको अपॉइंट किया, 1 जुलाई को आपकी एजीएम थी, 30 जून को आपकी एजीएम में उसका टर्म खत्म हो रहा है, ओके ना। जो 2024 की एजीएम है ना, वो एजीएम आ रही है मान लिया आपकी 1 अगस्त 2024 को। समझ में आ रहा है? इस साल की एजीएम कब है? 1 अगस्त 24 को। अच्छा, इसका टर्म कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2024 को। अब सी एक इसमें रिसॉर्ट ये है कि रीअपॉइंटमेंट कब होता है? जब अपॉइंटमेंट चल रहा है आपका, तभी आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो, है ना। टर्म खत्म होने के बाद तो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अब अगर 30 जून को उसका टर्म खत्म हो गया और अगर आपने 1 अगस्त को उसको वापस से अपॉइंट किया है तो वो अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट नहीं है। क्यों? टर्म ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है उसका, तो वो अपॉइंटमेंट है ना, वो रीअपॉइंटमेंट नहीं है। अब अगर आपको इसको रीअपॉइंट करना है तो एक तरीका तो ये कि 30 जून के पहले आप क्या करो, एक ईजीएम होल्ड कर लो, है ना। 30 जून के पहले आपने एक ईजीएम होल्ड की और उसमें रेजोल्यूशन पास कर लिया। बट सिर्फ एक रेजोल्यूशन के लिए आप ईजीएम होल्ड करोगे क्या, जहाँ आपको पता है आपको 1-1.5 महीने के बाद वापस से ईजीएम होल्ड करनी है? उसका सेंस नहीं है। तो उसको रीअपॉइंट कब करेंगे? हो गया, निकाल दिए सब खुन्नस? हाँ है, सब नहीं निकल गया तो लिख के थोड़ा और कम लग रहा होता। हाँ, सबने इसको कब अपॉइंट कब किया है? 1 जुलाई 19 को अपॉइंट किया है ना। 5 सालों के लिए अपॉइंट किया। टर्म कब खत्म हो रहा है? 30 जून 24 को, है ना। 24 को इसका टर्म खत्म हो रहा है। अब मेरा क्या कहना है कि 2024 की आपकी जो एजीएम है, वो एजीएम की ड्यू डेट है आपकी 1 अगस्त 2024। इस दिन आप आपकी एजीएम होल्ड करने वाले हो, राइट। ये कंपनी ने डिसाइड किया, लेकिन इसका टर्म कब खत्म हो रहा है?
30 जून 24 का, मतलब बंच बिफोर द डेट ऑफ एजीएम, उसका टर्म पहले ही लैप्स हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, राइट? तो रीअपॉइंटमेंट तो नहीं हो सकता 1 अगस्त को, अपॉइंटमेंट ही होगा, कारण टर्म ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है ना, टर्म ही खत्म हो गया। तो वो अपॉइंटमेंट नहीं हो, क्या सॉरी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो, क्या है, अपॉइंटमेंट है। अब अगर इसको रीअपॉइंट करना है तो कब रीअपॉइंट करोगे? हैं बिफोर एक्सपायरी, और एक्सपायरी कब हो रही है? 30 जून। तो कब करूँ रीअपॉइंटमेंट? मतलब 2023 की एजीएम में ही कर लूँ? एक साल पहले ही कर लूँ? हो सकता है एक एजीएम पहले, कि आपने 4th ईयर की एजीएम में रेजोल्यूशन पास किया कि 5th ईयर के बाद वापस से रीअपॉइंट हो जाएगा। हाँ, एजीएम मतलब जनरल मीटिंग होती है ना। हाँ, अगली मतलब 1 अगस्त 24 को है, ये आपकी एजीएम की डेट है, इसमें चलेगा? ओके। हाँ, बोर्ड का तो पहले हो जाए, बोर्ड का अप्रूवल इशू नहीं होता, कारण क्वार्टरली होती है बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कभी भी दिक्कत नहीं देती है। ओके, ये ना बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है। जब भी आप रीअपॉइंटमेंट करते हो ना, टर्म खत्म होने के बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, टर्म खत्म होने के पहले रीअपॉइंटमेंट होता है। तो जो आप एक साल बोल रहे हो ना, वो एक साल बाद का नहीं है, एक साल पहले का है। मतलब 30 जून 24 को अगर मेरे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, राइट, तो इससे एक साल पहले, मतलब 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 तक आप उसे कभी भी रीअपॉइंट कर लो, द रेजोल्यूशन इज वैलिड। लेकिन इफेक्ट कब होगा? डेट ऑफ रेजोल्यूशन से नहीं, कब से? जिस दिन इसका टर्म खत्म हो रहा है, मतलब 1 जुलाई 24 से उसका रीअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है? चलिए, सो आपने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई लास्ट ईयर में क्या करोगे, आप उसे वापस से रीअपॉइंट कर दोगे। अच्छा, फिर ये ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस आपने लिखे हैं सेम, है ना? जो हम लोगों ने कल पॉइंट्स डिस्कस किए था, वो अलग अलग रहते हैं यार सब, जिसको जैसे ड्राफ्ट बनाना, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो तो 25-50 ड्यूटीज़ है, जो आपको ठीक लगता है वो लिख सकते हो। उसके बाद रेम्यूनरेशन लिखी है हम लोगों ने, कि कितनी कितनी उसके एंटाइटलमेंट है, वो सब चीज़ें आपने लिखी है। अच्छा, ये टर्मिनेशन लिखा हुआ है आप लोगों ने, रेजिग्नेशन ना 3 मंथ्स का दे सकता है। फिर ये इंडेमनिटी आ गई उसमें, ये सेम ही बनाया ना आपने, नॉन डिस्क्लोजर नॉन कम्पीट इंडेमनिटी, जो CS। अच्छा, नहीं बनाया, हाँ ठीक है, जैसे भी कंफर्टेबल हो, मतलब बनाना हो तो बना लेना, नहीं भी बनाया तो चल जाएगा, है ना? सो नॉन डिस्क्लोजर अगर बना रहे हो तो जैसा आपने CS के केस में बनाया था सेम वैसे ही बना लेना, है ना? ओके, बस टर्मिनेशन और डिस्प्यूट, बाकी सब तो सेम ही है। बदल गया यार। चलिए, सो ये तो आपका MD का ड्राफ्ट था पूरा, है ना? अच्छा, उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट विद मैनेजर। मैनेजर कौन है? मैनेजर एज पर कंपनीज एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा, मैनेजर वर्क्स अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ही मे बी अ डायरेक्टर, मे नॉट बी अ डायरेक्टर, है ना? सो ही इज़ अ KMP, डायरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी होगा। अगर वो डायरेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन बन जाता है? होल टाइम डायरेक्टर है। क्यों? अच्छा, मैनेजर एम्प्लॉई है कंपनी का। अब दो चॉइसेस हैं, पहला, या तो आपने इसको डायरेक्टर बनाया, या फिर ही इज़ नॉट अ डायरेक्टर। तो जहाँ पर ये डायरेक्टर है, मतलब एम्प्लॉय भी है और डायरेक्टर भी है, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन बन गया? फुल टाइम डायरेक्टर बन गया। और जहाँ बोलते हो ही इज़ नॉट अ डायरेक्टर, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है उस केस में? मैनेजर है। अच्छा, मैनेजर को भी कितने सालों के लिए अपॉइंट कर सकते हो? मैक्सिमम 5 years। इज ही एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अगेन? यस। इज ही लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन? इज अ मैनेजर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन?
कभी भी नहीं होगा, वो एम्प्लॉई है ना, वो डायरेक्टर है ही नहीं, वो लायबल टू रिटायर वाले डायरेक्टर की बात होती है, कभी मैनेजर की नहीं होती है ना, सो नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अच्छा, जो प्रोविजंस आपने रेम्यूनरेशन के पढ़े 197 198 के, है ना, मतलब लिमिट ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, 5%, 10%, 11%, वो 5% वाले क्लॉजेस जो एमडी को एप्लीकेबल है, सेम के सेम मैनेजर को भी एप्लीकेबल है। मैनेजर और एमडी में दो सबसे बड़े डिफरेंसेस, पहला, एमडी इज अ डायरेक्टर, मैनेजर मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर। MD has substantial powers, manager doesn't have substantial powers, he works under the control of the board of directors, मतलब बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक है। अच्छा, MD का भी ड्राफ्ट आता है, मैनेजर का भी ड्राफ्ट आता है, दोनों सेम है, बस एक ही चीज़ डिफरेंट होगी, क्या, जब आप उसका अपॉइंटमेंट लिखते हो तो ये मत लिखना कि वो डायरेक्टर भी है और नॉट लायबल टू रिटायर, बाकी सारा के सारा आपका ड्राफ्ट 100% सेम है। मैंने इसलिए इसमें बनवाया ही नहीं है, ड्राफ्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जैसे काम करो यार, लिख लो होमवर्क, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कल चेक कर लूँगा, सेम बनेगा बिल्कुल 100%। क्या नहीं है होगा उसमें, एक तो डायरेक्टर नहीं है वो फर्स्ट, है ना, दूसरा ही इज़ नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, बाकी ड्राफ्ट आपका 100% सेम है। डन। आगे देखो, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ CS। अच्छा, ये हम लोगों ने पहले आपने पढ़ा हुआ है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट आपने बनाया है ना। सो CS कौन है, मेंबर ऑफ ICSI अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड। सो बेसिकली CS को अपॉइंट करने के पावर्स किसके पास है, बोर्ड के पास है। जैसे ही आपने CS को अपॉइंट किया, उसका इंटीमेशन आपको ROC के पास फाइल करना पड़ता है दैट यू अपॉइंटेड है CS। कौन सी कंपनीज में CS का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर। अच्छा, कौन सी कंपनीज में MD मैनेजर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, 10 करोड़ और मोर, है ना। KMP है तो वो रूल 8 के हिसाब से 10 करोड़। चलिए आगे देखना, नेक्स्ट अमालगमेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स। हाँ जी, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो आपने खैर CR में जो पार्ट पढ़ा है ना, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ही, मतलब जो ड्राफ्ट, ये मैंने एज इट इज़ जो ड्राफ्ट आपका सेम मॉड्यूल से ही लिया हुआ है ना, ये मेरा बनाया हुआ ड्राफ्ट नहीं है। उन्होंने क्या किया, स्कीम, प्रपोज स्कीम बनाई है एक्चुअली, मतलब अमालगमेशन की स्कीम है कि दो कंपनीज के बीच में अमालगमेशन होता है, तो जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हम लोग बनाते हैं वो किस तरीके से दिखेगा। अब खैर टेम्पलेट है उसके हिसाब से ठीक है, बट कंटेंट थोड़ा सा चाहिए था, बट वो थोड़ी ब्लैबर्ड है ना, तो जो है एज इट इज़ आप देख लेना। अच्छा, एग्जाम में थैंकफुली ये अभी तक स्कीम बनाने को नहीं आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी ड्राफ्ट हो जाता है, कंटेंट बहुत भयंकर रहता है इसका। तो एक बार अपन लोग वो देख लेते हैं क्या है, बट मोटा मोटी आप ये समझना, अमालगमेशन या डीमर्जर क्या होता है। बेसिकली अमालगमेशन मीन्स व्हेन 2 or more कंपनीज कम टुगेदर टू ईदर फॉर्म अ न्यू एंटिटी और द बिजनेस and all its assets and liabilities one company is transferred into another company's amalgamation, है ना। मतलब एक कंपनी ने अपनी सारी assets liabilities दूसरी कंपनी को दे दी, as a result of which जो सेकेंड कंपनी है उसने compensation किस फॉर्म में दिया, by issue of shares to the first company, है ना। So ये X Y दो कंपनीज है, X ने क्या किया, अपनी सारी assets और liabilities किसको दे दी, Y को। अच्छा, उसके बाद X के पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं है, तो X को मतलब X को compensate करना है, कौन compensate करेगा, Y। तो X को ना देकर किसको दे देता है, X के शेयर होल्डर्स को। और कॉम्पनसेशन किस फॉर्म में जा रहा है, शेयर्स के फॉर्म में आप कॉम्पनसेशन दे रहे हो, है ना, विच इज़ गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ X। अब X में ना ही कैपिटल है, ना ही एसेट्स है, ना ही लाइबिलिटीज़ है, इसलिए आप क्या करते हैं, इस कंपनी को डिसॉल्व कर देते हैं, ये कंपनी बंद हो जाती है और इसकी सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ किसके पास आ जाती है, Y के पास, ठीक है। सो ये मर्जर है। अब डीमर्जर अगर आप देखो तो X है, इसके दो बिजनेसेस है, बिजनेस A, बिजनेस B, उसको क्या करना है, अपने दोनों बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटी सेपरेट करना है, तो उसने एक नई कंपनी बनाई Y, और सारा के सारा बिजनेस, मतलब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी, बिजनेस B की, किसको ट्रांसफर कर दी, Y को। एज अ रिजल्ट ऑफ विच X के पास क्या बचता है, एक बिजनेस बचता है, और Y के पास क्या आ गया, B, राइट। अच्छा, कल तक Y के पास क्या था, कुछ भी नहीं, अभी क्या आ गया, B। अब मान लीजिए ये, हाँ, B का मान लो टोटल वैल्यूएशन 300 का है, कितने का है, 300 का वैल्यूएशन है, तो X का कितने का नुकसान हुआ, 300 का, मतलब 300 रुपये के X के शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ, तो Y क्या करता है, कॉम्पनसेट करता है किसको,
एक्स के शेयर होल्डर्स को। कैसे कॉम्पनसेट करेगा? इशू ऑफ शेयर्स। तो डीमर्जर में आपने बिजनेस सेपरेट कर दिया, मर्जर में आपने बिजनेस मर्ज कर दिया, दोनों को है ना एक कर दिया, दैट इज मर्जर। मर्जर अमालगमेशन को कंपनीज एक्ट में क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, है ना। देख लो जरा कैसे कैसे देर सेइंग मेथड्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, किस किस तरीके से कर सकते हो आप। पहला देर सेइंग रीऑर्गेनाइजिंग द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना है, इक्विटी बढ़ा दी, प्रेफरेंस कम कर दी और वाइस वर्सा, है ना, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर एसेट का लॉस हो जाता है कंपनी को, तो आप क्या करते हैं, जितना आपका एसेट का लॉस था उतने अमाउंट से आप क्या करते हैं, आपकी पर शेयर वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं। रिडक्शन में क्या कम करते हो? पर शेयर वैल्यू, है ना। और कैंसिलेशन में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है। फिर आगे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, अगर फर्दर इक्विटी की ज़रूरत है तो फ्रेश इशू कर सकते हो। आगे इशू ऑफ शेयर्स टू क्रेडिटर्स इन लिeu ऑफ डेट्स, मतलब जहाँ पे आप उनको लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू शेयर्स। आगे कन्वर्जन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर्स इनटू लोन, जैसे प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल, है ना, इक्विटी तो खैर सवाल ही नहीं होता है, तो प्रेफरेंस अगर आपने कन्वर्ट कर दी डेट में। प्रेफरेंस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है ना, कि प्रेफरेंस के ऊपर आप डिविडेंड पे करते हो, एंड डिविडेंड इज पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। तो जहाँ पर कंपनी के इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं कि आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे कर पा रहे हो, तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, उसको पूरा का पूरा रीपे कर दिया, या फिर आपने उसको डिबेंचर्स में या किसी दूसरे डेट में कन्वर्ट कर दिया, लोन में बेसिकली कन्वर्ट कर दिया। फ़ायदा क्या होता है उसका? हाँ, इंटरेस्ट इज बेसिकली अ चार्ज ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट नहीं है तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, तो एटलीस्ट उनके राइट थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ जी, आगे सेल लीज और अदर वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। कोई इंपॉर्टेंट एसेट है जो आपने डिस्पोज ऑफ कर दी, 180 पढ़ा हुआ है ना, सेल ऑफ होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, एंड लास्ट इज योर एसेट रिकंस्ट्रक्शन और दिस थिंग डीमर्जर, है ना, मतलब कोई मर्जर या अमालगमेशन किया। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर द मेथड्स, द वेज बाय विच आप कोई रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी में कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अभी बताया मैंने आपको अमालगमेशन क्या होता है। ये उसके ना कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ये सब सीआर में पढ़े हैं वैसे आपने, है ना, एक बार देख लो बस पॉइंट्स। फर्स्ट, हाँ इधर बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार, उधर थोड़ा डिटेल में है। फर्स्ट, टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉमन कॉस्ट आप बेसिकली रैशनलाइज कर देते हो। टू रिड्यूस द जेस्टेशन पीरियड फॉर न्यू बिजनेस, कैसे होता है भगवान जाने, ये लोग बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड बेसिकली मतलब ब्रेक इवन, है ना, कि कब आप ब्रेक इवन करते हो आपके बिजनेस में। मर्जर, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कोई लॉस मेकिंग कंपनी किसी प्रॉफिट मेकिंग में चली जाए, तो वो जो आपका टाइम पीरियड है कम हो जाता है, कारण इसको लॉस से उभरते उभरते टाइम लगेगा, वो पहले दिन से प्रॉफिट में। टू कम्पीट ग्लोबली, आप बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं आगे। टू पुट टू यूज़ द लिक्विडिटी अवेलेबल विद द कंपनी, है ना। सो अगेन, एक कंपनी सरप्लस कैश है, दूसरी कंपनी कैश शॉर्ट पिट है, उसके पास डेफिसिट है, अगर ऐसा कोई मर्जर हो जाए तो आपका सरप्लस कैश यूटिलाइज हो सकता है इन द अदर बिजनेस। टू acquire एंड मैक्सिमाइज द अवेलेबल मैनेजरियल स्किल टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। दो कंपनीज, दोनों की टीम इकट्ठी हो जाती है तो यू कैन फॉर्म अ बेटर टीम। आगे, टू के एडवांटेज ऑफ द कंसेशंस गिवन बाय द टैक्स लॉस, वो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का आपको एडवांटेज मिल जाता है ना 72A का, कि जो भी आपका लॉस है लॉस मेकिंग कंपनी का, वो प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर पीरियड ऑफ 8 years। रिकंस्ट्रक्शन भी यही होता है कि आपने पुरानी कंपनी को डिसॉल्व कर दिया और पुरानी कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज उठा के किस में डाल दी, नई कंपनी में, और पूरा पुरानी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस था हर तरीके से ख़त्म कर दिया और अपने नए नाम से वापस से बिजनेस स्टार्ट किया इन द न्यू कंपनी, इस रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, ये भाई उसका स्पेसिमेन दिया हुआ है यार, ये एक बार रीड कर लेना, बड़ा खतरनाक है ना, और समझ में आ जाएगा। अच्छा, मेरे को ऐसे ही बता दो मोटा मोटी क्या क्या रहता है मर्जर की स्कीम में। स्वैप रेशियो, ठीक है, और कंसिडरेशन, तो स्वैप रेशियो क्या रहता है? हैं, वही रहेगा ना। हाँ, कंसिडरेशन बोला मतलब सब आ गया उसके अंदर, आपका स्वैप पूरा आ गया मतलब, और अपॉइंटेड डेट, और
अप्रूवल्स रहेंगे। क्या बोर्ड मीटिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग कर रहे हो? तो अप्रूवल के बाद तो स्कीम बनती है, आप स्कीम बना रहे हो। अच्छा, वो कंडीशन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो क्या? अप्रूवल तो हाँ ऐसा बोलो ना, कंडीशंस, हाँ मतलब इफेक्टिविटी की कंडीशंस ना, स्कीम इज कंडीशनल अपॉन, हाँ हाँ हाँ, बोर्ड का अप्रूवल, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, क्रेडिटर्स का अप्रूवल, क्लास ऑफ पर्सनस का अप्रूवल, ट्रू। और हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज अगर लिस्टेड कंपनी है तो एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा आपको। बढ़िया। और हो गए अप्रूवल, सारे हो गए अब। और हाँ हाँ, और दो तीन वही बोलोगे तुम सारा है जी। वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यस। शुरुआत से स्टार्ट करो। ऑब्जेक्टिव्स, क्यों अमालगमेशन कर रहे हो, फिर उसके बाद कौन सी एसेट्स लाइबिलिटीज़ आपकी ट्रांसफ़र होगी, है ना, मतलब अगर डीमर्जर है, अमालगमेशन है तो ऑल सब डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद डायरेक्टर्स की डिटेल्स, प्रमोटर्स की डिटेल्स, कंसिडरेशन मतलब स्वैप रेशो क्या रहेगा आपका, एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र, पेंडिंग केसेस का ट्रांसफ़र, उसके बाद सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो भी है उसका ट्रांसफ़र, फिर नेसेसरी चेंजेस इन द बुक्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। सब जगह पहले पुराना नाम होगा ना भाई, आपको नया नाम रजिस्टर कराना है तो वो सारा के सारा आपको कॉन्सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ करना है। उसके बाद अप्रूवल्स, स्कीम कंडीशनल अपॉन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम, राइट, और अपॉइंटेड डेट, इफेक्टिव डेट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्कीम के अंदर रहती हैं, है ना। वो यहाँ पे दिया हुआ है, अभी आपको करना है रीड, लिखना मत, है ना, ये ड्राफ्ट मत बनाना, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है, लिखना मत। बहुत डेंजर है बाबा ये बुक का ड्राफ्ट है, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, एज इट इज़ जो मॉड्यूल में था मैंने सेम के सेम लिया हुआ है। ये बनता ही नहीं है एक्चुअली स्कीम का ड्राफ्ट यार, इतना छोटा बन ही नहीं सकता है। स्कीम मतलब कम से कम 10 पेज की बनेगी आपकी, कम से कम 10 पेज की बनेगी, मतलब आप कट शॉर्ट ही नहीं कर पाओगे। और नहीं तो फिर वो बिल्कुल ही ऐसा है कि ख़त्म करना है बस, तो भी 4 पेज तो भरोगे आराम से, 4-5 पेज हंसते खेलते हो जाएंगे। आता है ना, ऑल्ट्रेशन वाला पार्ट बोल रहे हैं ना, बिल्कुल आता है, दोनों का आता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जो क्या? हाँ, पार्ट है पूरा। चलो आगे देखना, स्लम सेल एग्रीमेंट। हाँ जी, क्या होता है स्लम सेल, क्या होता है? ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग, कितने मस्त लोगों ना आप, क्या होता है स्लम से, सब ब्लॉक ऑफ एसेट, फुल स्टॉप, आगे बोलने का ही नहीं, बाकी खुद ही बोल लो सर, पैसे किस बात की दी हमने। तो स्लम सेल में क्या है बेसिकली कि कंपनी इंस्टेड ऑफ सेलिंग ईच एंड एवरी एसेट इंडिविजुअली, हर एसेट को अलग अलग वैल्यू नहीं करती है, बट पूरी की पूरी एसेट्स को का एक ब्लॉक वैल्यू ले लेती है और सारी की सारी एसेट्स लमसम वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देती है ना। सो कौन से केस में आप स्लम सेल करते हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इंडिविजुअली अगर आप एसेट सेल करोगे तो आपको बेटर वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, सो आप उसकी जगह क्या कर देते हो, पूरा ब्लॉक सेल कर देते हो। या फिर ऐसा है कि जितने भी चीज़ें आप सेल कर रहे हो वो सब कनेक्टेड है, मतलब कोई भी अगर पार्ट ऑफ द एसेट्स लेगा तो उसका कोई सेंस नहीं है, तो उस केस में भी यूजुअली स्लम सेल चलता है ना। फिर वाइंडिंग अप वाली केसेस हैं, लॉस वाले केसेस हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्लम सेल करते हैं। फ़ायदा क्या होता है, अलग अलग बेचने का वो जो चक्कर है वो मगजमारी पूरी ख़त्म हो जाती है, आपने एक ही बार में सब कुछ सेल कर दिया है ना, स्लम सेल। स्लम सेल पे प्रॉफिट लॉस हो सकता है ना, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट तो आपके पास हर एसेट की इंडिविजुअली है, जो भी आपने ग्रॉस ब्लॉक सेल किया तो उससे आपको किसी सेल वैल्यू कंबाइंड आ गई, लेस ऑफ ऑल द कॉस्ट्स, इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एसेट, है ना। तो जो भी डिफरेंस पता है वो प्रॉफिट या लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स है ना। यही दिया है यहाँ पर। स्टेप्स इन अ स्लम सेल, क्या क्या करते हो, बहुत ही एकदम सिंपल सिंपल चीज़ है। पहले देर सेइंग फाइंड अ बायर, तो जो आपको लगता है कि बहुत ही पोटेंशियल बायर है जो इंटरेस्टेड है ना। जैसे आप बिजनेस की एसेट सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले अपने राइवल्स को देखते हैं, कंपेटिटर्स को देखते हैं, जो एक्चुअली में हु लुकिंग फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। तो फर्स्ट फाइंड अ बायर,
मेरा भी वो पापा सपाटा का चल रहा था, तो खैर इट इज़ नॉट अ केस ऑफ स्लम सेल ऑफ कोर्स, आई ऑब्वियसली सेल दैट ऑन प्रीमियम। तो बट सबसे पहले मैं यही देख रहा, अब एक्चुअली क्या हुआ, समवन सजेस्टेड कि यार वो ईट आउट्स, व्हाट इज़ दैट ग्रुप, पुणे ईट आउट्स, पुणे ईट आउट्स ही है ना, हाँ। तो उस पर ही समवन सेड कि आप एक पोस्ट डाल दो तो बहुत सारे लोगों को वो आ जाएगा। तो मैंने डाल दिया। अब मुझे नहीं पता था कि कौन, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत इंटरेस्टेड लोग जो होंगे ना वही, और मेरे को दुखी कर दिया लोगों ने भाई, इतने फ़ोन ना, इतने, एक्चुअली आईटी कंपनीज में ना, आईटी कंपनी में एंट्री नहीं मिलती किसी को भी, और सबको पता है शॉर्ट बिजनेस है, रोज़ का कस्टमर है वहाँ पे, आपको बाहर आप करो तो सैटरडे संडे वीकेंड का बिजनेस होता है, आईटी में तो क्या हफ्ते में 5 दिन आते हैं, 5 दिन खाएंगे, भूखे तो सोएंगे नहीं, और उनको तो बहाना चाहिए रहता है बाहर निकलने का। फूड कोर्ट्स बड़े सुंदर लेविश होते हैं इनके, तो मस्त बिजनेस रहता है आईटी कंपनी, रेंटल्स बहुत कम रहते हैं, कस्टमर रोज़ का, और वीकेंड फ्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो बिल्कुल सस्टेनिंग मॉडल है एक्चुअली। तो हम लोगों ने उसी तरीके से पोस्ट किया था, तो मैंने पोस्ट डाला, वो इतने फ़ोन आने लगे ना, और किस किस के फ़ोन, आप बिलीव नहीं करोगे, ठेले वाले होते हैं ना, समोसा वड़ा पाव, वो फ़ोन करता है, बोले साहब वो ख़रीदना था आपका, वो पोस्ट देखा था हमने कि इधर इधर कंपनी में, अच्छा कितने का है, तो मैंने एक अमाउंट बताया, अमाउंट मतलब थोड़ा सा वेट लगता है इंसान को बोलने में, ऐसा एटलीस्ट चाय वाला ख़रीद ले, ऐसी हालत तो नहीं थी यार। तो अब जो भी मैंने बताया इतने का, ओह एवड़ा एवड़ा एवड़ा, मतलब क्या, मैं समोसे कचौरी बेच रहा हूँ क्या, एवड़ा एवड़ा कर रहे साले। तो वो ऐसे इतने फ़ोन आया ना, मैं दुखी हो गया, फिर मैंने वो नंबर 7-8 दिन के लिए बंद किया, और वो पोस्ट मैंने वहाँ से डिलीट किया, मतलब परेशान कर देगी जनता भाई। फिर मेरे को समझ में आया, मैंने यार ये सेंस नहीं है। तो हम लोग का वो शेफ़्स का एक ग्रुप है, मैंने उसमें जो शेफ़्स हैं वो जो पुणे के एकदम बेस्ट शेफ़्स हैं सारे के सारे, तो उसमें मैंने बोला, एक मेरे बंदे को बोला जो मेरा शेफ़ है, उसको बोला, मैंने यार एक पोस्ट उसमें डाल दे, तो जो भी जेन्युइन इंटरेस्टेड बायर्स है ना, वही अपने को समझ में आएगा। तो वहाँ से फिर वो जो बायर्स आ रहे थे स्पेसिफिक, और मैंने उसमें नीचे कॉस्ट लिख दी थी कि भाई जिसकी हैसियत हो ना वही फ़ोन करना है यार, तुम बलते बलते में उठ के कोई भी फ़ोन करता है साला अपनी दो। और क्या होता है, पहली स्टेप हमेशा क्या होती है ना, इंसान, अच्छा वो मेरे को लोकेशन देखनी है, लोकेशन कहाँ है, 20 किलोमीटर दूर, एक दो इधर, एक और बीच में, और एक इधर, मतलब 3 वेस्ट साइड में, एक ईस्ट साइड में। अब वो किसी को लोकेशन दिखाना हो ना, तो कम से कम 6-7 घंटे चाहिए आपको, क्योंकि जाने जाने में 1.5 घंटा हो जाता है। मैं परेशान परेशान कर दिया ना उस वक्त। तो फिर मैंने एक बंदे को फिक्स कर दिया, मैंने कहा भाई अब कोई भी देखना है ना तो दिखा देना, बाकी आगे की जो बात होगी मैं कर लूँगा, बस उसको जाके प्रॉपर्टी दिखा देना, बाकी कुछ नहीं। तो अगेन ये सब सेम चीज़ें हैं, फाइंडिंग अ बायर दैट एक्चुअली बिकम्स द फर्स्ट स्टेप, राइट, कि कौन सच में इंटरेस्टेड है आपका बिजनेस खरीदने में, यू लुक फॉर दैट। एंड वेन एवर यू फाइनलाइज अ बायर, अब डिपेंड करता है, यू नो, स्लम सेल के केस में तो हम लोग ऐसा है कि बिजनेस आगे चले ना चले आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो लुक फॉर समवन हु कैन गिव यू द बेस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रांड सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट द क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ऐसा है कि भाई पैसा मिलना चाहिए अपने को। तो यू फाउंड आउट पोटेंशियल बायर, सेकेंड साइन एमओयू टर्म शीट। टर्म शीट क्या होता है, जैसे जितने भी बड़े अग्रीमेंट्स बनते हैं ना, तो आप जो बनाते हैं खैर स्पेसिमेन है, सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं, ये बहुत लेंथ छोटी होती है। नॉर्मली आप जितने भी बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट्स देखोगे, ब्रांड ट्रांसफर अग्रीमेंट्स देखोगे, अभी मैं बना रहा हूँ BTA, एक बार हो जाए कंप्लीट आपको बताता हूँ। मैं BTA वुड गो राउंड अबाउट 150-160 पेजेस, करीब 160 पेज का डॉक्यूमेंट बनेगा वो। अब 160 पेज का डॉक्यूमेंट है, जो एरियल फॉन्ट साइज 10, स्पेसिंग सिंगल, भर भर के कंटेंट है। अब इस तरीके का डॉक्यूमेंट आप बनाओगे ना, तो क्या होता है, इंसान के लिए हर बार पूरा डॉक्यूमेंट स्टार्ट टू एंड पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जितने भी होते हैं जो आप उस अग्रीमेंट के अंदर लिखने वाले हैं, वी पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट। उस पर हम लोग एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, एंड वी डिसाइड देन एंड देयर इटसेल्फ कि इसका कंटेंट क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट में, 6 लाइन 7 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, इस तरीके से, मतलब ब्रीफ होता है वो बेसिकली पूरा अग्रीमेंट का। आपके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपने एक बार डिसाइड कर लिए, उसके बाद उस बेसिस पे आपके अग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग होती है पूरी की पूरी, जो फाइनल अग्रीमेंट होता है। तो टर्म शीट क्या होती है, टर्म शीट जो डिस्कशन में हम लोग सारे क्लॉजेस बेसिकली डिस्कस करते हैं कि दीज वुड बी द टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके अग्रीमेंट में एक्चुअली आएगी, उसे हम बोलते हैं टर्म शीट, राइट। टर्म शीट कभी भी फाइनल या बाइंडिंग नहीं होती है, इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशंस बिटवीन बोथ द पार्टीज। एंड अगर आपने टर्म शीट साइन की है तो देर आर 99.99% चांसेस कि आपका अग्रीमेंट हो जाएगा,
राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज अगर पूरे इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कोई होती है ना, तो टर्म शीट, क्योंकि उसी पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डिस्कशंस को लेकर। एक बार वो डिस्कशंस कंप्लीट हो गए, फिर तो क्या आपको सिर्फ फेयर नोट बनाकर अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो टर्म शीट, उसने क्या किया, आपने सारे पॉइंट्स जो भी थे अग्रीमेंट के वो आपने डिस्कस कर लिए। मेक वैल्यूएशन, अगेन अब ये या तो आप किसी वैल्यूअर को पॉइंट कर लो फर्स्ट, या फिर दूसरा जो बायर सेलर बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप क्या करते हैं, वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। फोर्थ, डील स्ट्रक्चरिंग। डील स्ट्रक्चरिंग मतलब क्या क्या फैक्टर्स बेसिकली आप ध्यान में रखते हो, और किस तरीके से आपका पूरा ट्रांजैक्शन आगे जाएगा। ट्रांजैक्शन आगे जाना मतलब जैसे पेमेंट क्लॉजेज है फॉर एग्जांपल, कि कितने ट्रांचेस में पेमेंट आएगा, आप एसेट्स लाइबिलिटीज़ किस तरीके से ट्रांसफ़र करने वाले हैं, हैंडओवर कब रहेगा, पोजेशन कब रहेगा, फिर सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पर नेम चेंज करना है, तो वो सब किसका पार्ट हो जाता है, आपका डील स्ट्रक्चरिंग का पार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप अग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन हम लोग बेसिकली करते हैं। एंड लास्ट आपका स्लम सेल अग्रीमेंट, मतलब जो भी आपकी फाइनल अंडरस्टैंडिंग है, यू पुट इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर एंड दोनों पार्टीज उसको एग्जीक्यूट कर लेती है। ये है ना इसमें। तो ये है भैया आपका कौन सा, अभी ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 7th चैप्टर है ना, न्यू के हिसाब से 8th चैप्टर है आपका। कंटेंट अगेन दोनों का 100% सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। डन, कुछ है उत्तरी, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट रह गया ना, हो गया कल ख़त्म करते हैं ना। एसएचए एक्चुअली मैं बिल्कुल लास्ट में करवाता हूँ यार, चलो देख लेते अपन, कल ही देख लेंगे, पहले कर लेंगे। वो थोड़ा सा अलग नोट का, जेवी एसएचए हाइपोथिकेशन, ये तीनों थोड़े से वियर ड्राफ्ट हैं। हाइपोथिकेशन आपने बनाया होगा, आप श्योर आप लोगों ने एक्सपीरियंस रहता है वो, कल कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।